मतलब कहीं कहीं हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो सपने 10वीं या 12वीं से पहले आपके लिए देखे जाए वही आपकी लाइफ डिसाइड करे। नहीं सर, एब्सोल्युटली नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू वैल्यू योर टाइम। सर क्या हुआ दैट जब मैं बैंगलोर गया था, राइट, so my father did everything for me, but then ultimately I was the one who requested him कि यार मैं सर एजुकेशन लोन लेकर पढ़ना चाहता हूँ। I do not want to be a burden on you because I've already been such burdensome, तो मैं अब आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। तो जो आपका ग्रेजुएशन एजुकेशन लोन के बेस पे हुआ? जी सर। तो जो 11 और 12 2011 और 12 में जो मैंने नौकरी करी जी, वो मैंने अपनी इच्छा को दबाते हुए करी, बिकॉज आई वांटेड टू रीपे दैट एजुकेशन लोन। और मुझे ये पता था कि वकालत में इतना क्विक मनी नहीं होगा दैट आई विल बी एबल टू रीपे द लोन। डॉक्टर मोहित सिंघवी, एक ऐसा नाम जिन्होंने एडवोकेसी के फर्स्ट जनरेशन सेगमेंट को एक अलग ही वे के अंदर सामने रखा है, और नो डाउट जो कुछ आज आप उनके माध्यम से ऑब्जर्व करने वाले वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जब मैं इनके ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि कैसे एक युवा इंसान जो मतलब अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया कि दूसरों के लिए एक अलग ही आइडियल और अलग ही एक इंस्पिरेशन है जो बन गया। मोहित सिंघवी को आज वकालत करते हुए 15-16 साल हो चुके हैं। न जाने कितने ही मैटर जो है इन्होंने ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो है डील किए हैं। कई सारे मैटर के अंदर इन्होंने मीडिएशन जो है वो मैनेज कराया है पार्टीज़ के बीच में। और आप देख पा रहे हैं जो बिल्डिंग अभी यहाँ पर एक एडवोकेट ऑफिस के रूप में आपके सामने है, इस बिल्डिंग को न केवल डिज़ाइन किया बल्कि अपनी मेहनत बल्कि अपने एफर्ट से इसको एक तरीके से एक नया जन्म भी दिया। यहाँ पर अपनी पूरी टीम को लेकर, और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ पार्टनर जो खुद एक एडवोकेट है रियल इस्टेट सेगमेंट के अंदर, और साथ ही साथ उनकी टीम के अलग अलग एनर्जेटिक डायमंड्स जो इनके कामकाज को और बेहतरीन बनाते हैं। इंटर्न्स जो जूनियर्स इनके गाइडेंस के अंदर अपनी शुरुआती वकालत को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटी इन्होंने मैनेज की। कॉन्फ्रेंस रूम मैनेज कर रखा है, किस तरीके से जब क्लाइंट आता है तो उसके लिए कंफर्ट जोन होना चाहिए, वो सब मैनेज किया। मतलब अनुभव का, पढ़ाई का और साथ ही साथ अपने जोश का एक अलग तालमेल आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो आइए चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर मोहित सिंघवी, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट राजस्थान हाई कोर्ट। सो हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, वेलकम। देखो, आपसे एक वादा किया था कि हर बार आप लोगों से कुछ ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा जिसको हम देखकर अपना भविष्य क्या कर सके, क्रिएट कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जनरेशन के अंदर हो सकता है शायद एडवोकेसी के जीन्स नहीं ले रखे हैं, लेकिन जो विजन था लाइफ का कि मुझे लॉ के फील्ड के अंदर खुद को एस्टैब्लिश करना है, और कर भी दिया। यानी कि आप ही कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जिसे हम लोग जनरली यूज करते हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो होता है वो किस तरीके से सक्सेस अचीव करते हैं, उसका जीता जाता एग्जाम्पल आज आपके बीच में आने वाला है, एडवोकेट मोहित जी सिंह। मोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर, मतलब आपने अपना समय निकाला इस चीज के लिए। और जो जितने भी हमारे यंग ऑडियंस है जो खासकर जुडिशियल और एडवोकेसी एस्पिरेंट है, उनके लिए ये मोमेंटम बहुत ही शानदार है जो होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकिंग लॉ की तरफ से आई पर्सनली थैंक यू सो मच। थैंक यू धनसुख जी। पहली बात तो ये है कि मुझे आप धन्यवाद दे रहे हैं। इनफैक्ट आई शुड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपका शेड्यूल हम सबको पता है, द एंटायर राजस्थान नोज अबाउट इट, और इस दौरान अगर आपने हमसे बात करने के समय निकाला तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू कम टू योर शो। देखो, यही होता है, पता है, पहला पॉइंट तो यही पकड़ लो आप लोग। मतलब जो पर्सन जो है अपनी लाइफ में खुद अपनी तरफ से डेडिकेट करने के बावजूद भी दूसरों को उसका एक राइट देता है, दूसरों को उसका एक एड देता है, ये तो सबसे पहली पहचान मोहित जी आपकी मुझे ये पहले सेंटेंस कर दिखाई दे रही है। मोहित जी, जानना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मतलब कि प्राइवेट बैंक के अंदर काम करने वाले एक पिताजी नरेंद्र जी सिंघवी है ना, उन्होंने अपने बेटे को इस तरीके से एजुकेशन दी या इस तरह से आगे बढ़ाने का एक सपना देखा जिसको आपने डेफिनेटली फुलफिल किया। आपके फोर फादर्स कह दीजिए या फिर आपके पैटर्निटी के अंदर कोई एडवोकेसी की फील्ड में नहीं है, राइट? नहीं सर, नॉट एट ऑल। मतलब ना मैटरनल साइड में ना पैटर्नल साइड के अंदर। तो फिर ये सपना कहाँ जग गया कि मुझे एडवोकेसी फील्ड में जाना चाहिए? एलएलबी करने से पहले की बात जानना चाह रहा हूँ मैं। सर, शुरुआत 2004 में हुई थी, व्हेन माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए, ओके, यस, बिकॉज होता है जोधपुर में सीए बहुत ही प्रचलित है जी, एंड इन आवर जैन कम्युनिटी इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी, एवरीबडी वांट्स कि उनका बेटा या बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बन जाए। बट आई वाज सो पुअर इन मैथमेटिक्स,
सो आई टोल्ड माय फादर कि आप मेरे से ये जबरदस्ती ना करें, आई विल नॉट बी एबल टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वहां से शुरुआत हुई थी। माय 11th स्टैंडर्ड आई हैड टू टेक कॉमर्स विद मैथमेटिक्स बिकॉज उस टाइम सीए फाउंडेशन हुआ करता था, राइट, और फाउंडेशन में मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। ट्रू। सो आई वर्क वेरी हार्ड फॉर 3 months। क्वार्टरली एग्जाम्स आए और एग्जाम हुए, रिजल्ट के लिए माता पिता को मेरे साथ बुलाया गया पेरेंट टीचर मीटिंग में, एंड आई वाज ब्रूटली शॉक्ड। इनफैक्ट दे वर आल्सो ब्रूटली शॉक्ड। आई स्कोर्ड 9.5 out of 100। So 9.5 out of 100 जी। तो वहां से ये जर्नी तो शुरुआत हो गई थी कि सीए तो नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके। एंड देन देयर वर लॉट मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। तो उस टाइम ये एनएलयू का काम बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा था जी। सो ही सेड दैट चलो लेट्स ट्राई दिस। उनको ये पता था कि यहाँ नहीं कर पाया तो शायद एनएलयू में भी नहीं कर पाएगा, और वो सच्चाई हुई। आई अपीयर्ड फॉर 3 or 4 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बट आई कुड नॉट क्लियर इवन अ सिंगल ऑफ देम। So the entire credit goes to the foundations. एक institute हुआ करता था. It was headed by Mr. Vikram Ahuja and Shivani Kapoor. Right. So they both mentored me in a way for 3-4 months or probably 1 year or 1.5 year. That मैंने CLAT की तैयारी करी. Although कोई NLU में नहीं जा पाया, but somewhere किसी ने समझाया कि why don't you try for MS Ramaiah College of Law. So एक वो suggestion था, and we are here today 16 years down the line. Subsequent to my completion of law from Ramaiah in 2010, तो जर्नी हैज बीन आउटस्टैंडिंग सो फार। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब देखो कई बार हम लोग कहते हैं ना कि यार लाइफ में कुछ ट्राई किया, फेल हो गए, फिर डिप्रेशन लेके बैठ गए। यहाँ पर हमारे बीच में जो मोहित जी बैठे हैं वो आई थिंक इसके एक्सेप्शन ही है। सीए ट्राई किया, छोड़ो नहीं करना, वैसे भी इंटेंशन था नहीं वहां पे, और ना हो सकता था। आज के समय को देखकर शायद यही बात कहना जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। उसके बाद में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का सेगमेंट था उसको ट्राई किया, नहीं बैठा, लेकिन कहीं की वो एक आपका मतलब कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ डाइवर्जन हो गया ना लॉ के प्रति। बिल्कुल इंडीड सर, है ना। yes. मतलब जहां पे आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसी दौरान आपको लग गया कि यार लॉ का सेगमेंट कुछ तो है, मतलब तैयारी कर ली थी। हाँ। आई वाज ऑल रेडी। अगर कोई एनएलयू में एडमिशन हो जाता आई कुड हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम गुड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, बट नहीं हुआ। आई थिंक नहीं हुआ तो अच्छा हुआ। तो अच्छा इसलिए हुआ बिकॉज वहां पे उस टाइम चलता था कि प्लेसमेंट होगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, 5 साल आप पढ़ लेंगे, यू विल गेट प्लेस्ड इन गुड लॉ फर्म्स, गुड कंपनीज। तो एक वो दिमाग में से हमेशा वो चीज गई नहीं मेरे जहन में से कि आपने लॉ कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करी है या नहीं करी, इट हार्डली मैटर्स। सो व्हाट मैटर इज वेयर आर यू फाइंडिंग योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ लॉ। तो वो एक दिमाग में हमेशा 5 साल ये चलता रहा। वर्क वेरी हार्ड। अच्छा मोहित जी, एक मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। नो प्रॉब्लम। मतलब कहीं कहीं हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो सपने 10वीं या 12वीं से पहले आपके लिए देखे जाए वही आपकी लाइफ डिसाइड करे। नहीं सर, एब्सोल्युटली नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू वैल्यू योर टाइम। जी। ट्रम्प इतने लेट आके प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, हाँ। एंड समबडी who is at the age of 20, probably 20, 25, they are millionaires and billionaires. एक एग्जाम्पल आप भी हैं, you are at such young age and you have got such immense knowledge and name across the country. तो समय is never a foundation for you to gain knowledge and practice. ये बात है ना, एक लीडिंग क्वेश्चन था कि मैं आप लोगों के सामने मोहित जी के माध्यम से एक बात बताऊं कि हम कई बार लाइफ में डिसाइड करते हैं ना कि सर पापा ने, फैमिली ने ये सोचा था, फिर ये हुआ नहीं, और उसके बाद से उनकी मेरी एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब हमें समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए अपनी लाइफ को टर्न करते रहना चाहिए। इंडीड, एक चीज जो आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ समय ये देखनी चाहिए, हाउ डेडिकेटेड यू आर। वेरी ट्रू। Whatever your aim may be in life, how dedicated you are. समय नहीं देखना होता है कि 10 बज गई है तो मेरे को ये काम करना है, नहीं करना है, मुझे भूख लग रही है, मेरे को नींद आ रही है। ये सारे फैक्टर्स अगर आप अपने लाइफ से निकाल लेंगे, तो आई थिंक आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी समय पे हो, आपको सक्सीड करने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा मुझे, जब आपका 12th कंप्लीट होता आपकी एज क्या थी उस समय? I was not even 17. My first birthday in college I was celebrated when I was not even 17. I took admission at the age of 16 years in 350 मतलब days. below 18 थे? Below 17 rather. Below 17 थे? Yes sir. तो below 17 के टाइम के अंदर ये पूरा फेज है जो उसमें चला था, लॉ के प्रति फेज चला गया और एडमिशन हो नहीं पाया था। सो मेंटल एक ब्लॉक तो था कि एक पिता के लिए और माता के लिए आपने इतना भी नहीं किया कि एक अच्छी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सके, सीए आप कर नहीं सके। सो इट वाज ऑलवेज इन माय माइंड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर हिम। सो आई स्टार्टेड माय कॉलेज
और वहां से सारी कहानी शुरू हुई। इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको मोहित जी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद उसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व भी हो रखा हूं। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने इनका लाइसेंसिंग स्किल देखा था। मैं आपको एश्योर करता हूं कि उसके रिगार्डिंग एक सर के साथ में विद परमिशन ऑफ मोहित जी एक सेपरेट सेशन रिकॉर्ड करूंगा कि एक एडवोकेट को जो है ना अपनी कम्युनिकेशन के अंदर लाइसेंसिंग स्किल को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए और किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे वाले केस के अंदर भी एक ऐसा का सीन रहा था जहां पर मैंने मेरा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मोहित जी को आगे किया। मैंने कहा मोहित जी प्लीज गो अहेड विद दैट। तो उस समय मोहित जी ने उस सिचुएशन को जिस वे में टैकल किया था, दैट्स रियली मतलब जो एक सेटलमेंट अराइव हुआ वगैरह हुआ, जिस तरीके से नेगोशिएशन हुआ, वाकई में वो चीज बहुत ही बेहतरीन है जो थी। तो मोहित जी उस इंसिडेंट का तो जिक्र करूंगा, बट उससे पहले मैं आपसे दो बातें और जानना चाहता हूँ। जी सर। एलएलबी जब आप कर रहे थे तो उस दौरान कॉलेज के अंदर मतलब जो है हम कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्लासेस वगैरह का सीन आपके चल रहा था? सर इंडीड, आई मीन हमारे कॉलेज में 85% अटेंडेंस कंपलसरी थी। ओके। एंड मुझे तो लगता था कि मैंने जब भी अटेंडेंस को अपने चार्ट को देखा है तो मेरी अटेंडेंस 100 या 100 से ऊपर ही गई है। आई नेवर यूज्ड टू मिस एनी क्लास जी। बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। जोधपुर 2005 में इतना डेवलप नहीं हो पाया था कि सब अपने माँ बाप बच्चों को बाहर भेजे पढ़ने के लिए। आई वॉज फॉर्चुनेट that my parents took this bold decision. At the age of 17 I was sent to Bangalore. एक राजस्थान का बच्चा बैंगलोर जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में जाके अपने आप को कैसे हॉस्टल में संभालेगा, और उस वातावरण में जहां पे पूरे देश के लोग, rather our college had students outside the country also. We were having lot of students from Nepal, from Bangladesh, from rather Pakistan as well. तो उन लोगों के बीच में एक 17 साल का बच्चा कैसे जाके अपनी जिंदगी से लड़ाई झगड़े करके और प्रोसीड करेगा, दैट वाज अ बिग चैलेंज। तो मुझे कॉलेज के अंदर भी आप एकदम मतलब मासूमियत तरह से रहते थे या उस समय का जो है माहौल अलग हुआ करता था? सर उस टाइम हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, बिकॉज आई हैड नथिंग इन माय किटिंग। आई वाज अ फेलियर इन 11th स्टैंडर्ड। सो मैंने जो भी किया मेरे को ये पता जरूर था कि मेरे पास पीछे कुछ खोने के लिए नहीं है। तो हर चीज नई ट्राई करते गए, धीरे धीरे उसमें सक्सीड होते गए और 5 साल में अच्छा नाम कमा लिया कॉलेज में। और वो 5 साल का रीजन है कि आज जहां पे हैं, जिस भी स्थिति में बैठे हैं, इट इज ऑल बिकॉज द क्रेडिट शुड गो टू माय कॉलेज एंड द प्रोफेसर्स हु टॉट मी, हु मेंटर्ड द स्टूडेंट्स। मतलब कॉलेज के अंदर अच्छी एजुकेशन मिले तो डेफिनेटली बहुत मायने रखता है, नो डाउट। इस वीडियो की शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर हम लोगों ने मोहित जी के इस प्रेजेंट प्रीमाइसेस को, जहां पे मोहित जी ने अपना ऑफिस वगैरह कंप्लीट सेटअप कर रखा है, उसको दिखाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि अगर आप कुछ साल पहले जाएं तो मोहित जी ने अपनी एक शुरुआत उस जगह पर भी की थी जहां पे थोड़ी सी बारिश आते ही शहर का वो एरिया एक तरीके से भर जाया करता बिल्कुल था, सर, है ना। और उस तंग गलियों के अंदर रहते हुए भी उन्होंने अपनी कभी हिम्मत को इस तरह से मतलब डाउन नहीं फील करने दिया। और उतनी की उतनी हिम्मत, कह सकते हैं ना कि किंग जहां पे होता है वहां पे किंग मेकर भी होता है ना। तो नरेंद्र जी सिंह जी जो मोहित जी के पिताजी हैं, उन्होंने भी उस समय प्राइवेट बैंक में होते हुए भी अपने बच्चे को एजुकेशन देने के अंदर में कभी कोई कमी नहीं आई। नेवर सर, नेवर। राइट सर। मोहित जी आपकी वकालत का शुरुआत, देखो एक और चीज आप सब लोगों को सीखनी चाहिए कि अगर हम एडवोकेसी के प्रोफेशन में आते हैं तो अपनी पूरा जो टैलेंट, अपना जो अचीवमेंट्स है, कहीं ना कहीं आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जहां हम नहीं पहुंच पाते वहां एक कागज पहुंच जाता है और वो कागज आपके बारे में सब कुछ बयां कर देता है। इंडीड सर, है ना। बिल्कुल। तो मोहित जी ने भी बकायदा इसका पूरा कंप्लीटली अपना एक प्रोफाइल बना रखा है और आई स्ट्रांगली सजेस्ट, मोहित जी ये सजेस्ट आप करेंगे कि हर एडवोकेट को, हर यंग एडवोकेट को अपने बारे में जो भी उसकी प्रोफाइल का जो अचीवमेंट है उसको एक इस तरीके से मेंशन करके रखना चाहिए? जी सर, ऐसा है कि प्रोफाइल, we are in the 21st century now. Very true. It is not about a biodata or a curriculum vitae. Nobody is interested in getting to know कि आप 10th में कितने मार्क्स लेकर आए थे, 12th में कितने लेकर आए, कौन सी कॉलेज से पढ़े। What matters the most is कि आप प्रैक्टिकली कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने क्या क्या ऐसे काम किए हैं जो आपको लगता है कि शायद किसी और बच्चे ने इस लेवल पे, इस एज में ना किए होंगे। सो आपकी प्रोफाइल शुड स्पीक loud and clear about those achievements what you've done rather than only कि 10वीं में कितने आए, 12वीं में कितने आए। I think you should focus more on that. वेरी ट्रू। मतलब कहीं कहीं जो है ना, देखो वैसे मुझे सही भी है क्योंकि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। अगर आज कोई स्ट्रेंजर पर्सन हमारे आके बीच में बैठता है तो हो सकता है उसको शायद हमारे बारे में उतना नहीं जानकारी हो जितनी लाइफ में स्ट्रगल, जितना अचीवमेंट हम लोगों ने लाइफ में कर रखा है। Indeed. तो ये मैं मोहित जी की तरफ से भी और अपनी तरफ सजेस्ट करूंगा कि अपना एक प्रोफाइल हमेशा बना के रखिए, रेडी प्रोफाइल रखिए, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर रखो, ताकि जहां कहीं हमको आवश्यकता लगे, जैसे मान लीजिए बैंक मैनेजर से मिलने जा रहे हैं तो उस समय सारी बातें तो उसको बयां नहीं कर सकते अपने बारे में, और वहीं पर एक प्रोफाइल हमारे पास सेव है मोहित जी, तो हम उसको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं। करेक्ट सर? वी आर इन अ डिजिटली एंड टेक्निकली फॉरवर्ड वर्ल्ड। वेरी ट्रू। So we should always have this ready in our hand
आपके जाने से पहले आपकी परछाई जाती है। आई थिंक परछाई इस वे में जानी चाहिए सो दैट दे हैव अ बैकग्राउंड अबाउट यू कि आप वो किससे मिलने वाले हैं, वो क्या कर चुके हैं। आई थिंक प्रोफाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी बिग रोल, एग्जैक्टली। मोहित जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपने 2012 के अंदर इफेक्टिव एडवोकेसी स्टार्ट की थी, कैन आई से दैट? 100%. I passed out in 2010, and there was thereafter immediately I was placed with Infosys Technologies as a legal executive. So I worked there for approximately 7-8 months, but I could not, continue myself there क्योंकि वहां पे जो काम मिलता था वो आउटस्टैंडिंग था, नो डाउट, नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट, बट वो बहुत मोनोटोनस हो गया था। ओके। और मुझे लगता है कि प्रोफेशन हर दिन आपको नया चैलेंज देता है, हर दिन आपको नया कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सिखाने को मिलता है। डायनामिक है एब्सोल्युटली प्रोफेशन। वहां पे वो जो डायनामिज्म था वो मिस हो रहा, सो आई डिसाइडेड टू क्विट देयर एंड आई देन मूव टू मुंबई। And Mumbai, I was blessed. In fact, I was fortunate to work with one of the top tier law firms called Vash Associates. Okay. So I worked there for approximately 1.5 years. But then वो एक जो भूख थी, जो एक नया सीखने की भूख थी, जो अपने शहर में आके अपने दम पे कुछ करने की इच्छा थी, तो वहां से मेरी जर्नी 2012 में शुरू हुई। जोधपुर में आया एंड आफ्टर रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर आस्किंग फॉर सम वर्क, I fortunately found Mr. M.R. Singhvi, designated उस फेस पे जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्यूरियोसिटी रख रहा हूँ। मतलब आप जब वापस आए, जब बेंगलुरु मुंबई का, मतलब एक परिंदा जो है हर तूफान से टकरा के वापस अपने आशियाने को आता है ना? तो जब आप आए तो यहाँ पे आपकी शुरुआत का एंगल किस तरीके से रहा? मतलब आपने मगराजी सिंघवी साहब का जिक्र किया यहाँ पे, जी सर, लर्नेड जो अपन एडवोकेट्स कहेंगे उनमें से एक नाम जो उनका रहता है, बट उससे पहले आपका फेज कैसा रहा? मतलब आपने सीनियर को किस तरीके से चूज किया, कैसे आप मतलब डायरेक्टली कोर्ट जाके बैठे रहते थे या क्या था वो फेज, क्या था? सर क्या हुआ दैट जब मैं बैंगलोर गया था, राइट, so my father did everything for me, but then ultimately I was the one who requested him कि यार मैं सर एजुकेशन लोन लेकर पढ़ना चाहता हूँ, I do not want to be a burden on you because I've already been such burdensome, तो मैं अब आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। तो मैंने उस टाइम माय फादर ऑल्दो बहुत मुश्किल से माने, बट ही फाइनली अग्रीड एंड देन आई गॉट ग्रेजुएटेड ऑन एजुकेशन लोन। तो जो आपका ग्रेजुएशन एजुकेशन लोन के बेस पे हुआ? जी सर। तो जो 11 और 12 2011 और 12 में जो मैंने नौकरी करी जी, वो मैंने अपनी इच्छा को दबाते हुए करी बिकॉज आई वांटेड टू रीपे दैट एजुकेशन लोन। और मुझे ये पता था कि वकालत में इतना क्विक मनी नहीं होगा दैट आई विल बी एबल टू रीपे द लोन। सो फॉर द इनिशियल 2 years आई वर्कड हार्ड, I earned some good amount of money. I repaid that education loan and then decided that I'll go back and start my work. Now the page has been turned. यानी कि 2011 और 2012 के अंदर एक इंसान जो एडवोकेसी के प्रति अपना डेडिकेशन पहले से बना चुका था, अगर वो मुंबई जैसे या बेंगलुरु से बड़े शहरों में जाके जॉब कर रहा था तो कहीं की एक पर्पस ये भी था कि जो मैंने एजुकेशन लोन ले रखा है उसका बर्डन फादर पे नहीं, यार मैं उसको रीपे कर दूं। Indeed sir, फादर के ऊपर ऑल बहुत 12 तक सब बर्डन पापा के ऊपर ही था। So he did his so much of hard work and raised 2 kids. मुझे ईमानदारी से एक सवाल, क्या ये बात फादर को पता थी कि बेटा इस पर्पस के लिए जो है बाहर जा रहा है? नहीं, ये पर्पस पापा को शायद ना पता हो। शायद इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद जो है वहां पर फादर को पता चले कि मेरे बेटे ने मुझसे एक चीज आज तक ऐसे छुपा के रखी थी। जी सर। बट रियली मतलब जो आप समझ पा रहे हैं कि आपकी एज बड़ी मुश्किल से उसमें 22-23 साल का हो गया होंगे ना? आई वॉज 22 ओनली। मतलब एक 22 साल का इंसान जो है इतनी दूर तक प्लानिंग करके सोच रहा है कि भाई नहीं, मेरे को भी फादर के ऊपर बर्डन नहीं डालना है। और एक शायद विजन ये भी था कि जब इंसान के ऊपर लोड रहता है, क्योंकि मुझे जितना मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, बहुत एकदम सही फिलोसॉफी है ना, आपने एकदम सही पकड़ा है। अनलेस यू हैव दैट लोड ऑन योर माइंड, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल नॉट कम। एग्जैक्टली। तो वो अगर आपको निर्वहन उसका बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो यू शुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम लोड, सम लोन रादर, आई वुड से एक लोन होना चाहिए दिमाग में, सो दैट आप उसके लिए निष्ठा से कार्य करते रहे और उस हार्डवर्क से आपको वो अचीव बहुत जल्दी हो जाता है। अगर मैं यंग जनरेशन के हिसाब से बात करूं तो जब दिमाग के ऊपर लोड रहता है कि अरे यार मेरे को रीपे करना है, तो जो ये डाइवर्जन होता है, चाहे वो लव फैक्टर हो कुछ भी हो, कहीं की वो भी चीजें फिर साइड में दिमाग सोचता भी नहीं है फिर उन चीजों के बारे में। एब्सोल्युटली सर। आप देखें कि यू हैव बीन अ मास्टर ऑफ योर ओन। आपने जब शुरुआत करी थी अपने करियर की, आप क्या थे आपको भी नहीं पता है, और आज क्या हो ये दुनिया को पता है। तो ये जो फेज है लास्ट 10-15 साल का, इट हैज बीन एक्सीलेंटली डिजाइंड बाय गॉड। पूरे निरंतरता आपकी जो रही है वो है सिर्फ हार्डवर्क आपने किया। वेरी ट्रू। क्या आपने कभी समय देखा है कि अभी समय कितना हुआ है, क्लासेस कितनी बजे लेनी है? मुझे जितना पता है तंसुख सर, यू आर नोन फॉर टेकिंग कंटिन्यूस 6 to 7 hours ऑफ क्लासेस। तो उसमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, आप उन सबको स्किप करके आगे जाते हैं।
तो मेंटल ब्लॉक ये दिमाग में रहता है कि हमको भूख लग रही है, हमको खाना खाना है, कुछ नहीं होता है ऐसा. इफ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड योर प्रोफेशन और वॉट एवर यू डू, दीज थिंग्स विल नेवर कम इन बिटवीन. वेरी ट्रू सर. सर गेट बैक टू द जोधपुर. मतलब आपने 2 साल का वहां पे एक तरीके से अपना एजुकेशन लोन रीपे करने का काम काज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया. ऑलमोस्ट नहीं सर, पूरा ही कंप्लीट किया था. ओके. I had some money with me and I came back and I bought a car here. First car into year 2012-13. And then looked around for some job यहाँ पे वकालत करने के. तो मोहित जी सडनली मतलब यहाँ पे अपन अर्निंग कर रहे थे, क्योंकि मैं इस पेज को गुजर चुका हूँ. मतलब ये आपका क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि आना चाहिए था, लेकिन अब आ गया तो I'll respond to it. आपका एकदम सही है. I was earning around 75-80,000 rupees in 2011 and 12. 2011 के अंदर उस पेज पे आप बेंगलुरु वगैरह में कमा रहे हैं, मुंबई के अंदर. जी. So मेरे को उस टाइम उस पैसों की जरूरत थी जी. बट एक मेरा पर्पस जब सॉल्व हो गया, मेरा लोन पूरा जीरो हो गया ना, आई हैड सम एक्स्ट्रा मनी विथ मी. तो मेरा वो पर्पस खत्म हो गया. मतलब आपने एक रिस्क ली लाइफ के साथ में, कहने से क्योंकि Yes, आप yes, बिल्कुल वहां से वापस आप जोधपुर में आए हो, जीरो पे हो भी यहाँ पे. सर जब आप जोधपुर में आपकी फ्लाइट यहाँ पे लैंड करती है उस समय आप जीरो पे थे. अब आगे क्या शुरुआत हुई? सर एक बहुत बड़ा रोल एक मेरे बहुत ही करीबी और ब्रदर एडवोकेट है यहाँ पे, बहुत फेमस नाम है मिस्टर रमित मेहता. मिस्टर रमित जी मेहता. तो रमित मेहता जी एंड माय फादर वर क्लोज फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. इनफैक्ट रमित जी के फादर और मेरे फादर वाज वेरी क्लोज एंड रेदर देन रमित जी फिर पापा के क्लोज हो गए. एंड रमित जी टर्न्ड माय एंटायर फॉर्चून, आई बिलीव, before I met Magarashtra Singhvi, and then thereafter there are other mentors also in my life, but Ramit ji, one phone call with Ramit ji, Mohit ji and my father, we had a conference call when I was in Bangalore and I was in Mumbai. और मुंबई में वो कॉन्फ्रेंस कॉल ने पूरी जर्नी मेरी वहां से शुरू करी. Where I wanted to come to Jodhpur, but my father did not want me to come to Jodhpur because यहाँ पे already बहुत competition था. Right. And because I belong to a first generation lawyer category, so my father was always wanted कि नहीं यार, you are very happy and settled and safe there, don't take risk. But then I always had that in my mind कि नहीं मुझे करना तो litigation है. तो he said यार, I have one name in my mind, let us connect with him, और वो जो बोलेंगे you go ahead with that decision. Okay. So I explained everything to Ramit Mehta over the call. And Ramit ji, after analyzing everything, he said, Mohit, come. वो उनका तो कम बोलना हुआ, और फोन रखने के बाद 10 बार सोचा कि वो कम जितना आसानी से उन्होंने बोला, क्या उतनी आसानी से आगे चल पाएगा या नहीं. आई थिंक दैट शेप्ड माय लाइफ. दैट एक बार जो उन्होंने कम बोला था, वो कम से मैं सीधा यहाँ पे आया, एंड रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री. फादर साहब ने पीछे मतलब जरूर रमित जी के बारे में सोचा होगा, यार रमित जी मैंने तो बात कर रहे थे कि बेटे को ना बोल दो और आपने सीधा ही बोल दिया कम. अच्छा खासा सेटल, यहाँ आके खुद भी टेंशन लेगा, मुझे भी टेंशन देगा. तो फिर वहां से एक फेज स्टार्ट हुआ और देयर आफ्टर फिर आप मगराज जी सर के ऑफिस. देयर आफ्टर आई जॉइंड मिस्टर मगराज सर's ऑफिस, एंड दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ, rather I would say. For 3.5 years, approximately 4 years, I worked with him for 18 to 19 hours in a day. So probably I used to go home only to sleep, to change and come back. So those rigorous working times for like 17-18 hours in a day with him, all throughout, from researching to drafting to appearing in the court, coming back from the court, meeting the clients, you know, वो कमाल का फेज था. I was the eyewitness for that thing. Yes. मैं प्रिसाइजली बात करूं 2012 से लेकर आपके 2014-15 तक का जो फेज था, क्योंकि उसमें 3 महीने मैंने भी मगराज सर के साथ में yes, है ना, I think we had a great मुझे time. सौभाग्य मिला था. बट मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मुझे तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो उन्होंने आसानी से रिजेक्ट कर दिया था. नहीं मतलब मैं ही जानना चाहता हूँ कि आपको डायरेक्टली फर्स्ट में डन कर दिया गया था क्या? सर डन तो कर दिया था, लेकिन उस टाइम क्या था कि जोधपुर में देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पेइंग टू एडवोकेट्स. अभी भी बहुत डिफिकल्ट है. तो मैं जब सर के पास गया तो मैंने बोला, सर मेरा जो मिनिमम एक्सपेंसेस है वो 15,000 रुपए है, और मेरे को आपसे कोई इनकम नहीं करनी है, क्योंकि मैं बैंगलोर से आया हूँ, बॉम्बे से आया हूँ, तो मेरे एक्सपेंसेस कुछ सेट हो चुके हैं. सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप बस उन एक्सपेंसेस का ध्यान रख लीजिए. रेस्ट आई डोंट वांट टू अर्न, माय इंटेंशन इज नॉट टू अर्न मनी राइट. ये बात आपने क्लियरली, मैंने सर को क्लियरली बोल दी थी, और सर ने इमीडिएटली एग्री करके उसको 15 पे अमाउंट फिक्स किया. और वो 2012 वाला जो अमाउंट था 15, वो 2015 तक जब मैंने छोड़ा, वो उस टाइम भी वही था, क्योंकि वो था, वो भी बहुत बड़ी बात थी. फॉरगेट अबाउट इंक्रीमेंट्स. एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ मोहित जी. उस समय क्या हुआ था कि मैं जब पहली बार गया था डायरेक्टली, सर का ऑफिस नाइट में लगता था, आप जानते ही है ना. रात को मतलब 8:30 बजे स्टार्ट होता था और 1:30 से 2 ढाई, जिसको भी मिलना है वो नाइट के टाइम में मिला है ना. और सर का डायलॉग फिक्स था
कि जो भी आएगा रात को आएगा, मेरे पास टाइम Time नहीं, नहीं, डे के time टाइम से मैनेज नहीं कर पाते। और वो उनका दिमाग, वो बोलते थे कि मेरा दिमाग उसी टाइम चलता है जब सब लोग का शांत हो जाता है। He doesn't want any disturbance, and when he concentrates on a book, on a draft, mind blowing, mind boggling rather, उनके जैसा कोई मेरे नजर में तो हुआ ही नहीं है सर आज तक इस प्रोफेशन, इस शहर में। वेरी ट्रू। तो मोहित जी, एक चीज जो शायद आपको नहीं पता होगी उस सिचुएशन के दौरान में, 2014 के एंड में मतलब मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ था। जी आई नो, जेडीवी में। एग्जैक्टली, जेडीवी में। तो मैं वहां पे मिठाई लेके गया मगरा जी सर के पास में। सर उन्होंने मिठाई उठाई तक नहीं, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है, जाओ भागो यहाँ से। He wasn't happy. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उनको मतलब वो ना जिस तरह से, जैसे आप एक डायमंड की तरह, उनको पता चल गया था कि भाई हाँ अच्छा मेहनत कर रहा वगैरह। मैं भी थोड़ा बहुत एफर्ट आपको देख देख के सीख रहा था उस टाइम के अंदर। तो मगरा से जैसे मैं मिठाई लेके गया, अब देखो मुझे मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से अपन जैसे ही मिठाई लेके हमें तो लगा कि चलो सर खुश होंगे, एक्सेप्ट करेंगे। बट सर ने उसमें एक बात कही कि अकाउंटेंट से ज्यादा क्या बनोगे लाइफ के अंदर, अकाउंट ऑफिसर बनोगे, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, तुमने ओशियन छोड़ दिया। तो ये बात उनकी इतनी मतलब टच कर गई थी। मैं 4 साल बाद जब रिजाइन कर रहा था ना, तो रिजाइन करते से उन्हीं की बातें मोहित जी मेरे दिमाग में चल रही थी। सर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, और जैसा मैंने सुना है, मगरा सर ने कभी कभी शेयर भी किया, ही वाज अ टाइपिस्ट, ही वाज अ स्टेनो। यस। वहां से डेजिग्नेट होने की जर्नी उनकी सिर्फ मेहनत वाली रही है। इतना पैशनेट किसी वकील का होना भी सरप्राइजिंग है कि इतना पैशनेट कैसे हो सकते हैं। ही हिमसेल्फ यूज्ड टू बी अवेक टिल 2:30, 3:30, 4:30 इन द मिडनाइट and used to brief and take reading of those files. मतलब रात को 2:30-3 बजे तक उनके लिए समय कोई सीमा ही नहीं थी, उनके लिए पैशन एक अंबार था, और वो जितना अंदर जाते थे, जितना अंदर जाते थे। मोहित जी he was a doyen at the bar. एक लेजेंडरी एडवोकेट ऑफ राजस्थान एंड ऑल ओवर इंडिया इनफैक्ट, मगरा जी सिंह सब जो आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन उनके द्वारा सिखाया गया जो हुनर है, जो टैलेंट है, वो कहीं हमको मोहित जी के अंदर भी दिखाई दे रहा है। सर मैं तो 0.1% भी बन जाऊंगा उनका, तो आई विल बी वेरी हैप्पी विथ माय लाइफ। सो जेनरस पार्ट ऑफ यू। मोहित जी, अब आ जाते हैं मगरा सर आपने ज्वाइन किया, सर को ज्वाइन करने के बाद में, तो उन्होंने आपको मतलब फर्स्ट केस ऑफ योर लाइफ जो आपके लिए मेमोरेबल था वो क्या था, और वो आपको कैसे मिला? सर उससे पहले मैं आपको एक बहुत टर्निंग पॉइंट और बताऊंगा कि मगरासी के जी के पास मैं कैसे पहुंचा। जी। उससे पहले मैं गया था मिस्टर रवि भंसाली। ओके, यस, रवि सर। So at that point of time he was a leading advocate, rather he is a leading advocate today also, but उस टाइम उनके पास अच्छी 5-7 लोगों की टीम थी। जी। And somebody told me, because you're looking for a corporate kind of work atmosphere जहाँ पे taxation related भी मिल जाए, company matters भी मिल जाए, arbitration मिल जाए, service revenue, so it सारा जो एक जंक्चर था वो रवि बंसाली के ऑफिस लेकर गया मुझे। And I asked him the same amount. I said मेरा expense is fixed, you may take care of 20-25,000. He rejected me. So that rejection was another turning point of my life, which took me to Magrasa's office. And now probably से जब से मैंने मगरासा को छोड़ा था, तो रवि बंसाली जी और मैं, हमारा रिश्ता बहुत धीरे धीरे और अच्छा होता गया। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ देन ऑल्सो, एंड अभी कंडीशन ये है दैट ही इज माई मेंटोर इन एब्सेंस ऑफ मगरासा। ऑफ कोर्स ही इज नो मोर विद अस, बट हिज ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। बट इन एब्सेंस ऑफ मगरासा सिंघवी, हमारे तो सबसे लोकप्रिय के जोधपुर के वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स हैं मिस्टर रवि बंसाली, वो मेरे अभी प्रेजेंट मेंटोर हैं। और वो रिजेक्शन आपको कहां लेकर आता है, देखिए आज उस दिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, नेवरदलेस आई थैंक हिम फॉर दैट, बिकॉज आज मैं उनके सामने मैटर्स लेकर जाता हूं, उनको सीनियर एंगेज करता हूं। So it's a great feeling, it's a proud moment. Yes. Indeed. The journey was very difficult. The working hours were really troubling. एक बात ये भी है ना, मतलब आप भी तो कम कहाँ थे। मैं आपने 2011-12 के अंदर डिमांड करी कि 15,000 में कुछ चाहिएगा। So 2011-12 that was my minimum expenses. I was not expecting anything as an earning. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट था, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है मुंबई दिल्ली से वगैरह से वहां से आ रखे थे। लेकिन आज के समय में तो जनरली 5 से 8,000 की भी डिमांड की जाती है, तो कल आना एक तरीके से हो जाता है। नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, और मैं उस कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करता हूँ जी। And rather, when I got independent in 2014 end, probably, 14 end या 15 में, so that was my conscious decision. And when I took that decision, I thought in my mind that I have to bring a revolution here. जो आज तक नहीं हुआ है, वो किसी ना किसी को तो पहली बार करना पड़ेगा। Very true. So in fact, I don't know, I may be wrong also, but I was the one who started this habit of paying good to the associates, because ultimately they are your फ्रंट रनर्स, वो आपके व्हील है।
If you remove those wheels from your office, then you see how the magic happens. It will not work. एट प्रेजेंट आपके ऑफिस में कितने इंटर्न्स होंगे? Sir, मेरे ऑफिस में अभी we are a team of 6. Okay. 6 colleagues, and then we keep having interns with us. और interns भी इस तरह से रहते हैं that they part of the family, and they do the same kind of work which a lawyer does. Generally 4th year और final year वाले मैं ज्यादा prefer करता हूँ because वो एक उस फेज को क्लियर करके आ चुके होते हैं जहां वो बच्चे भी नहीं होते और बड़े भी नहीं हो पाते। वेरी ट्रू। तो 4th ईयर और फाइनल ईयर वाले बच्चे मैच्योर्ड हो जाते हैं, उनको पता रहता है कि आगे उनको आगे कैसे पेश करना है। जी बात करें इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस की, तो अभी आप हाई कोर्ट के अंदर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मैटर्स को? जी। ट्रायल कोर्ट, कॉमर्शियल कोर्ट्स वगैरह, लेबर कोर्ट वगैरह, जहां भी कोई मैटर रहता है तो वहां पे भी रिप्रेजेंट होना पड़ता है। जी सर। एक सवाल मेरा है, जनरली हम यंग एडवोकेट्स है ना, हमेशा ये पूछते हैं कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होना चाहिए प्रैक्टिस का। शायद ये सवाल आपने भी फेस किया होगा जब आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं किसी ने, या फिर आपने नौबत आने दी भी नहीं होगी। सर मैंने ये सवाल कभी नहीं पूछा, बट मुझसे ये सवाल बहुत पूछे गए। एग्जैक्टली। बिकॉज मेरा सबसे ये कहना होता है कि इट इज टू अर्ली टू डिसाइड व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। राइट। आपको काम करना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न काम होता कैसे है। आपको एक एक चीज नई सीखनी पड़ेगी। लाइक 2016 में रेरा नहीं था। 2016 में रेरा नहीं था, आईबीसी नहीं था, वो आए। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, ओके, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इट वाज नॉट देयर इन 2016 2017, वो आए। जीएसटी वाज नॉट देयर, वो नया कानून आया तो हमको नई चीज सीखनी पड़ी। अब 2015 में क्या आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट है? हाउ कैन आई आंसर दैट? When a law which has come in 2016, it is such revolving, it is such dynamic, it is impossible for any lawyer rather to area of interest develop करना। नहीं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है। आप करते रहिए काम, इंटरेस्ट जहां डेवलप हो जाएगा उस पर ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। बहुत शानदार बात बताई मोहित जी ने यहाँ पे। मतलब जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं ना कि किस फील्ड के अंदर अपन को प्रैक्टिस करना चाहिए, तो हमें कभी भी खुद को ये कह के वन साइडेड नहीं हो जाना चाहिए। नॉट एट ऑल। क्योंकि कौन सा कानून, हर कानून बदलता आ रहा है, हर दिन बदल रहा है। एक्जैक्टली। तो ऐसे केस में कौन सा कानून आपके लिए अलग तरीके से वर्कआउट करेगा या किस तरीके से आपके प्रैक्टिस को प्लस पॉइंट दे सकता है? यानी कि इन शॉर्ट मोहित जी कहना ही से कि एक यंग एडवोकेट्स को शुरुआती फेज में कभी भी कन्फाइन नहीं करना चाहिए खुद को कि मेरे को क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है या मेरे को टैक्स प्रैक्टिस करनी है। सर देखिए, कन्फाइन तो कभी नहीं करना चाहिए। थ्रू आउट योर लाइफ अ लॉयर, अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, कभी भी आपको कन्फाइन नहीं करना चाहिए। राइट। लाइक मैं हार्डकोर क्रिमिनल नहीं करता हूं, बट मौके बहुत आते हैं करने के लिए, तो सीखते हैं। एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। एवरी डे व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई हैव समथिंग इन माई माइंड दैट मुझे आज कुछ नया सीखना है बिफोर आई स्लीप। तो उस दिन एक नया केस भी हो सकता है, नया कानून भी हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया हुआ भी हो सकता है। तो आपको यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। क्या सीख लोगे पता भी नहीं चल पाएगा। यहाँ पे मोहित जी ने एक वर्ड यूज किया, हार्ड कोर क्रिमिनल्स। यानी कि अब हमारे लिए पूरा का पूरा एक नया चैप्टर तैयार हो चुका है कि आप में से जो कैंडिडेट क्रिमिनल प्रैक्टिस के बारे में प्लान करना चाह रहे हो या कर भी रहे हो, या जिस सीनियर के साथ आपने ज्वाइन कर रखा है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स को डील कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर भी फिल्टर लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये डिटेल कन्वर्सेशन। और इतना ही नहीं, कई ऐसे संवेदनशील और कई ऐसे सेंसेशनल मैटर जहां पे एडवोकेट को बचना भी चाहिए। मतलब उसको क्या कहते हैं ना, हाँ के साथ साथ ना कहना भी जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। हरीश साल्वे जी has said once, yes please, what to speak, when to speak is important. What to speak and when to speak is important. Very true. More important is when not to speak, when you have to keep quiet. Okay, अगर मैं इसको अपने शब्दों में कहूं कि जितना जरूरी गौर करना है, जितना जरूरी बोलना है, उतना जरूरी है चुप रहना। Exactly. कब चुप रहना है ये बहुत समझना। मतलब जितना जरूरी गौर करना है उतना ही जरूरी इग्नोर करना भी। 100% सर, एब्सोल्युटली राइट। तो स्टे कनेक्टेड। दिस वाज द पार्ट 1 विद एडवोकेट मोहित जी सिंघवी, और हम वापस जरूर मिलेंगे आपसे पार्ट नंबर 2 के अंदर, और वहां पे डिस्कशन होगा कुछ ऐसा जो प्रैक्टिकल केसेस किस तरीके से लिटिगेशन के अंदर एक एडवोकेट को हैंडल करने चाहिए उसके लिए। सो डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू मोहित जी, वी विल कनेक्ट अगेन इन द थैंक यू, सेकंड। प्लेजर मीटिंग यू सर, थैंक यू।